वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 494 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 494 तक पहुँच सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? बताइए। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी किसने? फर्रुखसियार ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 1717 में फर्रुखसियार के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। यह दूत मंडल कोलकाता से जॉन सरमन द्वारा, ठीक है, ले जाया गया और इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन थे। ठीक है, हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार की एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में जो है सफलता प्राप्त कर ली, जिससे सम्राट ने मतलब फर्रुखसियार ने अंग्रेजों से प्रसन्न होकर 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान के मुताबिक अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, ठीक है, बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो मुगल शासक कौन था? कौन बैठा था दिल्ली की गद्दी पर? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। तो रंगीला ने दिल्ली डुबा दी 1739 में। तो देखिए, नादिर शाह जो है फारस का शासक था, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में 16 फरवरी 1739 को हुआ। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी चरित्र का व्यक्ति था। भारत की कौन? रंगीला नहीं, ये नादिर शाह। ठीक है, भारत की अपार धन संपदा के कारण ही वो इस ओर आकर्षित हुआ था। ठीक है, तो एक युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, तो लूट कर ले गया मयूर सिंहासन ये फर्रुखसियार से, सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीले से। ठीक है, मयूर सिंहासन ले गया, धन संपत्ति ले गया और ले गया लूट कर अच्छी नस्ल के घोड़े भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वैधशाला कहाँ बनवाई थी? ये जयसिंह द्वितीय से रिलेटेड ये वैधशाला वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, एसएससी में भी कई बार पूछा। ठीक है, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा हुआ है। अब थोड़ा टफ करके तो स्टेटमेंट बना के पूछ ले, कहाँ कहाँ बनवाई थी वैधशाला जयसिंह द्वितीय ने? दिल्ली में तो बनवाई थी, जयपुर में भी बनवाई थी, उज्जैन में भी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी, मथुरा में भी, यूपी में। ठीक है, जोधपुर में नहीं बनवाई थी। तो सारी जगह बनवाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 डी। तो जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जो है जंतर मंतर, ठीक है, बनवाई और इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में और जयपुर में भी वेधशाला बनवाई, लेकिन जोधपुर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद किसने सत्ता संभाली थी? औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो गई तो सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम जो है महान मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका वास्तविक नाम कुतुबुद्दीन महमूद मुअज्जम था। औरंगजेब ने उसे शाह आलम भी कहकर पुकारा। ठीक है, शाह आलम बुलाता था उसको, कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम को। निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी? इम्पोर्टेंट है, अमृतसर शहर जहाँ पर है गोल्डन टेम्पल, किसने रखी? गुरु अमरदास ने नहीं, अर्जुन देव ने नहीं, हरगोविंद ने नहीं, गुरु रामदास। तो देखिए, अमृतसर की नींव जो है गुरु रामदास ने रखी। सिखों के चौथे गुरु थे वो। इनका जन्म हुआ था चूना मंडी लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम था भाई हरिदास और माता का नाम था दया कौर जी। 1574 में यह गोविंदवाल में गुरु गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था?
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो 1906 में कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और लेकर रहूँगा इसको मैं। ये नारा आपको छोटी क्लास से पढ़ाया जाता रहा होगा। किसने दिया था ये नारा? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल आंदोलन के दौरान अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गुलामगिरी बड़ा पूछते हैं, मैच करने के लिए पूछ लिया, सीधा सीधा पूछ लिया। किसकी रचना है गुलामगिरी? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गुलामगिरी दलित अस्मिता पर सबसे पहले बात करने वाली रचना है, और जिसके लेखक हैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले शॉर्ट में है। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया, और इसे मुंबई हाई कोर्ट में भी मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एक है देव समाज, एक है आर्य समाज, एक है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। इम्पोर्टेंट है। तो देव समाज की स्थापना 1887 में सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। शिव नारायण ने रुड़की में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकित शिक्षा के लिए प्रवेश लेकर स्नातक शिक्षा पूर्ण की, और 9 जुलाई 1871 को उन्होंने पंडित शिवदयाल सिंह को अपने निजी गुरु के रूप में स्वीकार किया। देखिए कब, ठीक है, कब की डेट है, मतलब रुड़की में। देखिए शिवनारायण ने रुड़की में, ठीक है, और रुड़की है कहाँ? तो आईआईटी बन गया है, आईआईटी रुड़की। ये है उत्तराखंड में। कितना पुराना है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे 2-3 लोग थे, लेकिन इसमें दयानंद सरस्वती का एलिमिनेट कर दीजिए। राजा राम मोहन राय नहीं होगा, स्वामी सहजानंद नहीं होगा, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानड़े और केशव चंद्र सेन के अंडर में थे सारे लोग, उन्हीं से प्रेरणा ले रहे थे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानड़े, आत्माराम पांडुरंग और चंदावरकर आदि द्वारा की गई थी, और जी.आर. भंडारकर भी प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए जो है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, या महादेव गोविंद रानड़े, अगर दोनों को डाला है, 4 स्टेटमेंट बना रखे हैं तो गलत ही है। वैसे आत्माराम पांडुरंग जो है मारना सही उत्तर रहता है, और ऑप्शन बना के पूछेगा तो 2-3 तीनों चारों का नाम याद रखना। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से है। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन भी है, आत्माराम पांडुरंग भी है, तब उत्तर आत्माराम पांडुरंग हुआ, क्योंकि की तो इन्होंने थी, प्रेरणा भले इनसे ली थी। देखिए प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह करवाना और स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में स्थायी बंदोबस्त किन प्रांतों में आरंभ किया गया? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वो प्रांत कौन कौन से थे? एक तो बंगाल था, और था बिहार। सी है इसका आंसर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। इसको जमींदारी व्यवस्था, विस्वेदारी, स्तंभरारी, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन। वो यात्रियों के लिए चली थी? नहीं, मालगाड़ी थी, वो व्यापार के लिए।
तो भारत में रेलवे लाइन के विकास का कार्य सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। बम्बई से ठाणे के बीच जो है पहली रेल लाइन यातायात के लिए चली थी। ठीक है, माल भाड़ा थी, मालगाड़ी थी, 1853 में चली थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल वेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? लेफ्टिनेंट ब्लेन नहीं है, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ नहीं है, कर्नल वेयर्ड स्मिथ नहीं है, ये हैं कर्नल सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन नंबर ए। तो सर आर्थर कॉटन जो है ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय काम किया है और सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित था? महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का कितना भाग सम्मिलित था? 30%, 33%, 40% या 45%? बताइए। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30% था। तो महलबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया और इस प्रस्ताव को 1822 लगभग 3 साल के रेगुलेशन, ठीक है, 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप से इसको प्रदान किया गया। 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इसको कानूनी रूप प्रदान किया गया। ठीक है, महलबाड़ी व्यवस्था को। अब देखिए महलबाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था। तो याद रखिएगा, जमींदारी कहाँ? बंगाल बिहार में हो गई, महलबाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में हो गई और ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग इसमें सम्मिलित था। ये परसेंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इक्तादारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इक्तादारी प्रणाली शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। किसके पिताजी थे इल्तुतमिश? रजिया सुल्तान के। तो इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को संस्थागत दर्जा जो है वो प्रदान किया गया, संस्थागत दर्जा। इक्तादारी प्रणाली वह व्यवस्था थी जिसमें सुल्तानों ने अपनी प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया। देखिए इक्ता का अर्थ है वह भूखंड जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने, ठीक है, जिसे पाने वाले को मुक्ति, बलि या इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, इक्ता जो था क्षेत्रीय अनुदान था जिसे पाने वाले को मुक्ति, बलि या इक्तेदार कहा जाता था, जो नगद वेतन न लेकर जो है भूमि का कुछ भाग लेते थे। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें 2 कार्य निहित थे। पहला था भू राजस्व इकट्ठा करना और दूसरा था एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना। ठीक है, तो ये था इक्तादारी व्यवस्था। उसमें भी इक्ता कौन? ठीक है, क्षेत्रीय अनुदान पाने वाला, और मुक्ति, बलि और इक्तेदार जो है इसको कहा जाता था। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा मध्यकालीन भारत के। धन्यवाद।